डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर गिरीश बंजारा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एमए फाइनल ईयर हिंदी के अंतर्गत पेपर नंबर 05 साहित्य सिद्धांत और समालोचना ब्लॉक 4 स्वच्छंदवादी काव्य चिंतन वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम इस इकाई की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हैं। तो इस इकाई के अंदर हम इस इकाई के उद्देश्य, प्रस्तावना, स्वच्छंदवाद की पूर्व पीठिका, अभिजात्यवाद और स्वच्छंदवाद, विलियम वर्ड्सवर्थ, उनका काव्य सिद्धांत, कविता क्या है, कविता की परिभाषा, काव्य भाषा, अर्थ और विकास, वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा विषयक अवधारणा, साथ ही सैमुअल टेलर कॉलरिज, उनकी कविता की परिभाषा और उनके कल्पना सिद्धांत की बात इस इकाई में हम करेंगे। हम इस इकाई के उद्देश्य पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो इस इकाई को पढ़ने के बाद हम स्वच्छंदवादी काव्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। कविता की परिभाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के मतों का वर्णन करेंगे। उनके द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा के विषय में हम बात करेंगे तथा कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत का विवेचन हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। अब हम इस इकाई की प्रस्तावना पर प्रकाश डालते हैं। तो हमने अब तक जितने भी लेक्चर हमने लिए हैं उसके अंदर हमने अभी तक प्लेटो, उनके शिष्य अरस्तु और जॉन ड्राइडन जैसे आलोचकों की हमने बात की है। आज हम इस लेक्चर के अंदर वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज इनका परिचय प्राप्त करेंगे। साथ ही इन्होंने जो काव्य की जो परिभाषाएं दी है, उनके जो काव्य सिद्धांत है उसकी हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो हम आज की जो इकाई है उसकी प्रस्तावना पर प्रकाश डालते हैं। तो पिछली इकाई में हमने जॉन ड्राइडन के आलोचना सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। प्रस्तुत इकाई में हम स्वच्छंदवादी आलोचकों जैसे कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के विषय में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में स्वच्छंदवाद के प्रयोजक में इनकी गणना होती है। आलोचकों की मान्यता है कि इन दोनों के प्रसिद्ध कविता संग्रह लिरिकल बैलेट्स के प्रकाशन काल से पहले अंग्रेजी में स्वच्छंदवाद का जन्म आरंभ हुआ था। अर्थात आलोचकों का मानना है कि इन दोनों के प्रसिद्ध कविता संग्रह जो लिरिकल बैलेट्स है, जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिखी, इनके इस काव्य संग्रह के अंदर ही या इनके प्रकाशन से पहले ही अंग्रेजी में स्वच्छंदवाद का आरंभ हुआ है। तो इनको लेकर ही हम इनका जो काव्य संग्रह है लिरिकल बैलेट्स के साथ ही स्वच्छंदवाद का आरंभ अंग्रेजी आलोचक मानते हैं। अब स्वच्छंदवाद की पूर्व पीठिका। तो जॉन ड्राइडन ने अपने अंतिम वर्षों में आगामी साहित्य विकास की दिशा निर्धारित कर दी थी। यह दिशा नव्य शास्त्रवाद या नव्य अभिजात्य की ओर थी। इंग्लैंड में इसका विकास 18वीं सदी में हुआ था। ड्राइडन की मृत्यु 1700 और लिरिकल बैलेट्स 1798 के प्रकाशन के बीच जो लगभग 100 वर्ष का अंतराल है, उसमें नव्य शास्त्रवाद का वर्चस्व दिखाई देता है। अर्थात जब जॉन ड्राइडन की मृत्यु हुई और जो लिरिकल बैलेट्स लिखा गया, इन दोनों के बीच जो 100 वर्ष का अंतराल था, उसके बीच में ही नव्य शास्त्रवाद का उदय हम देख सकते हैं। इस युग के प्रतिनिधि आलोचकों डॉक्टर जॉनसन है। इस युग के आलोचक अरस्तु, हॉरेंस का नाम लिए बिना एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने अरस्तु, हॉरेंस के इस वर्चस्व को तोड़ा और एक नए युग की शुरुआत की। अर्थात जो पहले युग था अरस्तु, हॉरेंस का, उस युग को तोड़कर वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने एक नए युग की स्थापना की।
वर्ड्सवर्थ और कोलेरिज के सहयोगी प्रयास लिरिकल बैलेट्स में नए युगबोध की कविताएं थी। कालांतर में इन कविताओं ने पुराने नवशास्त्रवादी बोध को विस्थापित कर नए स्वच्छंदवादी बोध को स्थान दिया। साहित्य के क्षेत्र में इन नवीन परिवर्तन को ही स्वच्छंदवाद कहा गया। अर्थात जो बोध, जो युग बोध, जो समय अरस्तु और हॉरेंस के समय था, उसको पूरी तरह से नकार कर, जॉनसन की बातों को भी नकार कर, वर्ड्सवर्थ और कोलेरिज ने एक नए युग का स्थापना की और उस युग को उन्होंने जो पुराने मापदंड है, उन पुराने मापदंडों को नकार कर नए युग की स्थापना की और उस नए युग को स्वच्छंदवाद युग कहा गया। अभिजात्यवाद और स्वच्छंदवाद। अब हम इसमें अभिजात्यवाद क्या है और स्वच्छंदवाद क्या है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो अभिजात्यवाद अंग्रेजी भाषा के क्लासिज्म का हिंदी रूपांतर है। तो क्लासिज्म शब्द क्लासिक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय व गंभीरतम। साहित्य के क्षेत्र में इसका अर्थ है ऐसा साहित्य जिसकी क्षमता कोई अन्य न कर सके। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है अभिजात्यवाद की। साहित्य के क्षेत्र में क्लासिक शब्द की व्याख्या करते हुए एक विद्वान कहते हैं कि क्लासिकल काव्य से हमारा अभिप्राय है ऐसे काव्य से जो अपनी श्रेष्ठता, महानता और उत्कृष्टता की दृष्टि से अद्वितीय है। मतलब अभिजात्यवाद का मतलब जो एकदम सर्वश्रेष्ठ है, सामान्य नहीं है, जो अद्वितीय है, तो ऐसे ही साहित्य अभिजातीय साहित्य कहा जाता है। सर्वप्रथम यूनानी और रोमन साहित्य के लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया गया। पहले जो रोमानी और यूनानी साहित्य था, ऐसे साहित्यों के लिए ही अभिजात्यवाद या अभिजातीय क्लासिज्म का नाम लिया जाता था। कालांतर में यही साहित्य पाश्चात्य साहित्य जगत के लिए अनुकरणीय बन गया। मतलब पहले जो यूनानी और रोमन साहित्य के लिए इस शब्द का उपयोग, उसके साहित्य के लिए इस शब्द का उपयोग होता था, लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ पूरे पाश्चात्य साहित्य को ही ये अभिजातीय साहित्य कहा जाने लगा। 15वीं-16वीं सदी में श्रेष्ठ यूनानी और रोमन रचनाओं का क्लासिक घोषित किया गया। 18वीं सदी तक यही साहित्य उत्कृष्ट साहित्य को कसौटी बना रहा और परवर्ती साहित्यकारों को प्रभावित करता रहा। अर्थात पूरे पाश्चात्य काव्य साहित्य में के साहित्य को ही अभिजातीय साहित्य कहा जाने लगा। पहले मात्र यूनान और रोमन साहित्य को ही अभिजातीय साहित्य कहा जाता था, लेकिन उसका अर्थ विस्तार हो गया और पूरे पाश्चात्य काव्य शास्त्रों को अभिजातीय साहित्य कहा जाने लगा। अभिजात्यवाद का विकास क्रम। तो सबसे पहले रोमियो ने इस शब्द का प्रयोग विशिष्ट वर्ग के नागरिकों के लिए किया गया। मतलब जो रोमियो लोग थे वो कुछ लोगों के लिए ही, विशिष्ट वर्ग के लोगों के लिए ही इस शब्द का उपयोग करते थे। उसके बाद ओलस जेंसियन नामक एक विद्वान ने आलंकारिक रूप से उस लेखक के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जिसमें सार हो, यथार्थ गुण हो, जो यथार्थ संपत्ति का स्वामी हो और जन सामान्य के मध्य एक विशेष स्थान रखता हो। समय के बाद जो विद्वान लोग थे उन्होंने इस शब्द का उपयोग बिल्कुल अलग कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि इस शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए ही किया जाना चाहिए जिसके काव्य के अंदर यथार्थ गुण हो, जो यथार्थ संपत्ति का स्वामी हो और जन सामान्य के मध्य एक विशेष स्थान रखता हो। ऐसे लोगों के लिए ही अभिजातीय शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय श्रेष्ठ साहित्य की रचयिता को अभिजातीय साहित्यकार माना जाता था। यानी जो ऐसे साहित्य की रचना करता था जिसके अंदर यथार्थ की बात हो, जन सामान्य की बात हो, ऐसे ही साहित्य को, ऐसे साहित्यकार को अभिजातीय साहित्यकार माना जाता था। उसका साहित्य ही अभिजातीय साहित्य कहलाता था। दूसरी तरफ यूनान और रोम के विद्वानों ने अपने देश के साहित्य को ही अभिजातीय साहित्य कहा है। अर्थात कुछ देश के लोगों ने उनके ही साहित्य को मात्र अभिजातीय साहित्य कहा है, जैसे कि यूनान और रोम के लोग। आज इसे शास्त्रवाद, शास्त्रीयवाद तथा अभिजात्यवाद आदि नामों से भी जाना जाता है। तो हमने अभी तक यहाँ पर अभिजात्यवाद और अभिजातीय शब्द का अर्थ
हमने ग्रहण किया। अब हम बात करेंगे स्वच्छंदतावाद की। तो स्वच्छंदतावाद तो सन 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति से उत्पन्न विचारों से स्वच्छंदतावाद के जन्म की पृष्ठभूमि तैयार हुई। राजनीति क्षेत्र के समान साहित्य जगत में भी स्वतंत्रता की इच्छा बलवती हो गई। बंधनों को त्याग कर प्रकृति के प्रति अनुराग फिर से कवियों को प्रेरित करने लगा। अर्थात स्वच्छंदतावाद के पहले जो काव्य लिखा जाता था वो बंधनों से युक्त था। उसमें भाषा व्यवस्थित होनी चाहिए, भाषा के अंदर अलंकार छंद होने चाहिए, उसका नायक उत्कृष्ट होना चाहिए, महान होना चाहिए, उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन स्वच्छंदतावाद के अंदर पूरी बात अलग थी। उसने सबको नकार दिया, पौराणिक बातों को नकार दिया। उसने सिर्फ यही माना कि सारे बंधनों को त्याग कर प्रकृति के प्रति अनुराग उसने माना। स्वच्छंदतावाद के काव्य के अंदर, स्वच्छंदतावादी काव्य के अंदर हमें अधिकतर प्रकृति की बातें देखने को मिलती है। स्वच्छंदतावाद का जन्म तत्कालीन परिस्थितियों का कारण हुआ, यानी उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उस परिस्थिति के कारण ही स्वच्छंदतावाद युग आया। क्योंकि उस समय सारे काव्य ऐसे ही लिखे जा रहे थे जिसके अंदर भाषा अच्छी होती थी, जो भाषा का काव्य उत्कृष्ट होता था। लेकिन स्वच्छंदतावाद के अंदर पूरी बातें अलग होने लगी। इसके अंदर जन जन की बातें आने लगी। इसके अंदर कोई नायक उत्कृष्ट होना चाहिए जरूरी नहीं था, भाषा अच्छी होनी चाहिए जरूरी नहीं था। इसके अंदर सामान्य भाषा, आम बोलचाल की भाषा, इसके जो सब विषय थे वो अच्छे होने लगे, सामान्य लोगों के होने लगे। इसलिए लोगों ने स्वच्छंदतावाद को स्वीकारा। उस समय जो वाद चल रहा था उस वाद को हटाकर लोगों ने स्वच्छंदतावाद को स्वीकार किया, क्योंकि उसके अंदर उनके खुद की बातें हो रही थी, उनकी भाषा उन लोगों को समझ में आ रही थी। तो उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी उसके कारण ही स्वच्छंदतावाद इस युग में आया। फ्रांस की क्रांति ने समूचे यूरोप को प्रभावित किया। लोगों में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ और वे पुराने बंधनों को तोड़कर स्वतंत्रता के लिए छटपटाने लगे। उस समय के लोग क्या हो रहे थे, छटपटा रहे थे, उनके बंधन से छटपटा रहे थे। तो उन लोगों ने उसको त्याग कर नए युग का स्वागत किया। तत्कालीन कवियों ने शास्त्रीय नियमों और सिद्धांतों को छोड़कर, देखना मुख्य बात है कि उस समय के जो लेखक थे, उस समय के जो विद्वान थे, उन्होंने शास्त्रीय नियमों और सिद्धांतों को छोड़कर स्वच्छंद काव्य रचना करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। उस समय के जो कवियों लेखक थे वो पहले किसी और के लिए लिखते थे। उनको कहा जाता था कि आपको ऐसा ही लिखना है, उनके ही बात करनी है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन लेखकों ने, उन कवियों ने उन सब बंधनों को तोड़कर खुद की बातें लिखना शुरू किया जो लोगों को पसंद आने लगा। ये पूर्व नवे शास्त्रीय साहित्यकार ग्रीक साहित्य को ही आदर्श मानकर काव्य रचना कर रहे थे। इनका दुष्परिणाम यह हुआ कि साहित्य की आत्मा कुंठित होकर रह गई थी। जो उस समय था, उस समय ग्रीक साहित्य क्या करते थे कि ग्रीक साहित्य को ही आदर्श मानकर, उस समय के लेखक ग्रीक साहित्य को ही आदर्श मानकर काव्य लिख रहे थे, जिससे साहित्य और साहित्यकार दोनों कुंठित होते जा रहे थे। इसलिए उन्होंने ऐसे सिद्धांतवादी साहित्य को छोड़कर स्वच्छंदतावादी साहित्य को अपनाया। स्वच्छंदतावाद का अर्थ एवं स्वरूप। तो स्वच्छंदतावाद अंग्रेजी शब्द रोमांटिसिज्म का हिंदी अनुवाद है। यह शब्द फ्रांसीसी शब्द रोमाज या रोमांस से लिया गया है, परंतु इसका अर्थ हमेशा बदलता रहा है। 17वीं शताब्दी में इसका अर्थ किया गया था काल्पनिक और असत्य। 19वीं शताब्दी में इसके अर्थ में पुनः परिवर्तन हुआ और जर्मनी में इसका प्रयोग उपन्यास के अर्थ में होने लगा। आगे चलकर इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक दृश्यों के अर्थ में होने लगा। साहित्यिक रूप में इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में हुआ। वहाँ इसका अर्थ किया गया साहसशील, भावनाशील और कल्पनाशील। बाद में इसका अर्थ में उन्मुक्तता को भी जोड़ दिया गया। अर्थात अलग अलग समय के अंदर अलग अलग नाम स्वच्छंदतावाद के होते गए, लेकिन अधिकतर नाम स्वच्छंदतावाद का प्रकृति के रूप में ही लिया जाता है, जो कल्पनाशीलता के अंदर भी बात इसकी
की जाती है। अभी तक हमने जो इस इकाई के अंदर पढ़ा है वो है हमने अभी तक जो इस इकाई के अंदर पढ़ा उसके आगे हम आगे पढ़ेंगे विलियम्स वर्ड्सवर्थ और उसके काव्य सिद्धांत। अभी तक हमने अभिजात्यवाद और स्वच्छंदवाद का परिचय प्राप्त किया और अब हम आगे इकाई में उसके ही जो आलोचक है विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलेरिज उन दोनों के परिचय और इनके काव्य सिद्धांत की बात हम इस इकाई में आगे करेंगे। तो अब हम विलियम वर्ड्सवर्थ के परिचय प्राप्त करेंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को इंग्लैंड के कम्बरलैंड में हुआ था। उनके पिता जॉन वर्ड्सवर्थ एक वकील के रूप में काम करते थे। वर्ड्सवर्थ के पिता लॉसलैंड के प्रथम अर्ल जेम्स लोथल के कानूनी प्रतिनिधि थे। वह अपनी माता पिता की 5वीं संतान में दूसरी संतान थे। विलियम की बहन थोरोथी वर्ड्सवर्थ एक कवि और डायरी लेखक थी। उनके 3 अन्य भाई बहन थे। रिचर्ड सबसे बड़े जो एक वकील थे, जॉन थोरोथी के बाद पैदा हुए जिनकी मृत्यु 1805 में हो गई थी। क्रिस्टोफर जो सबसे कम उम्र में के थे जिन्होंने चर्च में प्रवेश किया और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में मास्टर बन गए। तो ये विलियम्स वर्ड्सवर्थ का परिचय था। जब वे 7 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था और जब वे 13 वर्ष के थे तब उनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। वर्ड्सवर्थ के माता पिता दोनों उनके 15 वर्ष के होने के पहले ही गुजर गए थे। उन्होंने अपने 4 अन्य भाई बहनों को विभिन्न रिश्तेदारों की देखरेख में छोड़ दिया गया था। फिर उन्होंने लेक डिस्ट्रिक्ट के केंद्र में एक गांव में व्याकरण स्कूल में पढ़ाई की। हॉस्टेट और वर्ड्सवर्थ ने क्लासिक साहित्य और गणित में उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की। 1787 में विलियम ने अपने चाचाओं की मदद से कैम्ब्रिज के सेंट जॉन कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। उन्होंने 1791 में बीए की डिग्री प्राप्त की थी। वर्ड्सवर्थ ने 1790 में फ्रांस की क्रांति के बीच में फ्रांस का दौरा किया था। अगले साल फ्रांस की वापसी यात्रा पर उन्होंने एनेट वॉलेन से प्यार हो गया जो गर्भवती हो गई थी, जिन्होंने 1792 में एक बेटी क्लोरीन को जन्म दिया था। 1793 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक एन इविंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच प्रकाशित की थी। 1795 में वर्ड्सवर्थ सैमुअल टेलर कॉलेज से मिले थे। दोनों दोस्त बन गए थे और साथ में लिरिकल बैलेट्स 1798 में काम किया था। 1802 में वर्ड्सवर्थ ने अपनी बचपन की दोस्ती मैरी हल्सन से शादी कर ली थी। उनके 5 बच्चे थे, जॉन वर्ड्सवर्थ, डोरा वर्ड्सवर्थ, थॉमस वर्ड्सवर्थ, कैथरीन वर्ड्सवर्थ और विलियम विली वर्ड्सवर्थ। दुर्भाग्य से वर्ड्सवर्थ के 2 बच्चे एक ही वर्ष में मर गए थे, 6 वर्षीय थॉमस और 3 वर्षीय कैथरीन। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को विलियमसन वर्ड्सवर्थ की इंग्लैंड के एक जगह पर फुटपाथ पर ही मृत्यु हो गई थी। उन्हें ग्रासमेर से के सेंट ओलवाल्ड चर्च में दफनाया गया था। तो ये अभी तक हम विलियम वर्ड्सवर्थ का परिचय प्राप्त किया। अब विलियम वर्ड्सवर्थ का जो काव्य सिद्धांत है वो कविता की परिभाषा कैसे देते थे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता क्या है, उनका काव्य सिद्धांत है कि कविता क्या, वो कविता को क्या मानते थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता को शक्तिशाली भावनाओं के सहज अतिप्रवाह के रूप में परिभाषित किया है। मतलब जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो स्वच्छंदवाद को बहुत ही मानते थे और वो ऐसा ही बोलते थे कि कविता क्या है, तो कविता शक्तिशाली भावनाओं के सहज अतिप्रवाह है। मतलब हमारे अंदर जो कविता करने की शक्ति है वो क्या है, एक सहज अतिप्रवाह है, वो अंदर से ही फूटती है, उसको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता को शक्तिशाली भावनाओं के सहज अतिप्रवाह के रूप में परिभाषित किया है। एमिली डिंकन ने कहा, अगर मैं एक किताब पढ़ती हूँ और यह मेरे शरीर को इतना ठंडा कर देती है कि आग भी कभी भी मुझे गर्म नहीं कर सकती, तो मुझे पता है कि यह कविता है। डायलन थॉमस ने कविता को इस तरह परिभाषित किया कि कविता वह है जो मुझे हंसाती है या रोती है या जमाई लेती है, जो मेरे पैरों के नाखूनों को
टिमटिमाती है। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों ने कविता की अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वह विलियम्स वर्ड्सवर्थ की है, जो ये कहते हैं कि शक्तिशाली भावनाओं के सहज अति प्रवाह ही काव्य है। उसकी बात करेंगे। नमस्कार। स्वाध्यायः परः